कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन में। जैसा कि मैंने बोला था कि आज के डेट में आप लोगों को क्या होने वाला है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है लगभग 20,000 के आसपास, तो उसका संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा और आपको किसी प्रकार का फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने इंट्रो वीडियो आज ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, ये 2023 का है। आपको एक प्रॉपर 60 डेज का प्लान मिलने वाला है। ठीक है, और उसमें संपूर्ण तैयारी होगी बिहार कांस्टेबल की। तो आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लान भी दिया गया होगा, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि क्या हो कि उसी हिसाब से आपका क्लास चलेगा, तो आपको आसान रहेगा, पहले से तैयार करके रखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर का सवाल, और इससे हम लोग को पता चलेगा, अंदाज़ा लगेगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार होनी चाहिए। देखिए, जो प्रीवियस ईयर सवाल है PYQ, ठीक है, PYQ और इसका सिलेबस, ये क्या है, बाइबल है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, गीता है, कुरान है, क्योंकि यहीं से आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे क्या तैयार करना है और क्या नहीं तैयार करना है। ठीक है, तो लेट्स गो, देखते हैं, एक एक सवाल चेक करेंगे और इसी पे आधारित रहेगा हम लोग का तैयारी। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। जो लंबी रेस होती है ना, जिसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का जो रेस होता है, तो उसको मैराथन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि आधिकारिक दूरियां कितनी होती है। तो देखिए, इसमें तो आपको क्या किया गया, ऑप्शन दे दिया गया और आंसर भी बता दिया गया हो। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड है कितना, 22 माइल और 385 यार्ड। अब देखिए, मेरे लिए ये आंसर जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार ये सवाल पूछा ही क्यों गया। ठीक है, वाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो आपको बता दें कि 2024 में देखिए, करेंट अफेयर का आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। मेरा अभी बिहार दरोगा का क्या हो रहा है, बैच चल रहा है, उसमें हम करेंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मार्च से करवा रहे हैं और मार्च से लेके 2025 के मार्च और अप्रैल तक करवाएंगे। ठीक, तो आप वहां से जाके कवर कर सकते हैं। देखिए, तो हम ये बता रहे थे कि ये सवाल पूछा ही क्यों गया। तो सवाल ये पूछा इसलिए गया कि 2024 में बिहार में एक मैराथन का आयोजन किया गया पटना में। ठीक है, पटना में आयोजन किया गया, और ये जो पटना पटना में जो मैराथन आयोजन किया गया, तो ये 2024 में किया गया। और इसमें मेन कैटेगरी में, यानी कि पुरुष के कैटेगरी में विजेता कौन थे, विजेता थे इथोपिया के एक व्यक्ति। ठीक है, इथोपिया के, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था नीगूसे के बेडे गुर मूसा। ठीक है, तो ये नाम था उनका, निगुसे केबेडे गुरमूसा। तो देखिए, ये कारण होता है कि आपको करंट अफेयर में कोई भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर का इसी प्रकार से तैयारी करना है, और हम संपूर्ण करवाएंगे। और जिनको चाहते हैं जल्दी से कर ले, तो वो मेरा क्या कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, और घबराना बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे यदि अंग्रेजी में लिखा होगा मार्च करेंट अफेयर, तो बिल्कुल परेशान नहीं होगा। उसके अंदर जो भी कंटेंट हुए पूरा का पूरा किस भाषा में है, हिंदी में, और इतना सरल भाषा में बताया गया है कि वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो ये जो इस प्रकार का जो सवाल पूछा जाता है ना, कि जैसे ये सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इरिटेरिया बिकम 82nd मेंबर ऑफ UN। ठीक है, यानी कि इरिटेरिया एक देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना 1993 में। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस कॉन्टिनेंट से, यानी कि ये किस महाद्वीप से है। तो इस प्रकार का जो भी करंट अफेयर होगा वो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप मेरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार जोर दे के उस वीडियो में जो भी करंट अफेयर पढ़ाया हूँ, उसमें मैं बार बार जोर दे के ये बोला हूँ
कि कोई भी देश आएगा तो उसका क्या करना है कि राजधानी यानी कि कैपिटल और वहाँ का करेंसी, ठीक है, याद करना है। और मैं हर बार बताता हूँ, आप देखिएगा, यदि 60 दिनों तक फॉलो कीजिएगा हमको, तो आपको इस बात का गारंटी देते हैं कि करंट अफेयर से आपका कोई भी सवाल बच नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि इटेरिया किस कॉन्टिनेंट से है, तो आप यदि वर्ल्ड मैप देखिएगा, देखिए 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, तो आप एशिया को, यूरोप को, ठीक है, एशिया को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, इन सभी को देखिएगा, अफ्रीका को, तो आपको एक एक देश के बारे में जानकारी मिलेगा। देखिए एक एक देश को याद करना संभव तो नहीं है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो एटलस का बुक आता है ना, एटलस का बुक मानचित्र का, आप वो ले लीजिए। और नहीं है तो आपके पास मोबाइल तो निश्चित हो, जब भी कोई भी देश आए आप क्या कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, याद बिल्कुल नहीं करना, क्या करना है, गूगल करना। एक बार सिर्फ हमको देखना है कि उसका राजधानी क्या है, उसका मुद्रा क्या है, ठीक है, समझे। तो इस प्रकार करके आपको ये सारा सेक्शन हो जाती है। ये किस महाद्वीप में, देखिए कुछ कंट्री दिया हुआ है, जैसे कि यूरोप ये तो महादेश है, अफ्रीका ये भी महादेश है, एशिया ये भी महादेश है, ऑस्ट्रेलिया ये भी महादेश है। तब हमको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है, तो हम पता कैसे करेंगे, जब तक हम इस देश के कंट्री के बारे में हमको मालूम नहीं होगा तो हम कहाँ से पता करेंगे। क्योंकि ऑफिशियली यदि आप कीजिएगा तो अबाउट लगभग कितना 192 या 194 के आसपास कंट्री है जो कि कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या सदस्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका का आप, अफ्रीका का जैसे एक रफ डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे कीजिएगा ना, तो ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे आपको इरिटेरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो जो कंट्री न्यूज में रहता है तो उसी कंट्री के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए बोल रहे कि आप करेंट अफेयर का सीरीज मेरा फॉलो करके देखिए, आपको डेफिनेटली बनेगा। और इस प्रकार के सवाल में आपको बिल्कुल कहीं भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए मैं सोर्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि आपको कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, कॉपी भर रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इंडियन साइंटिस्ट हैज द ऑनर ऑफ रिसीविंग नॉट ओनली द नोबेल प्राइज, सिर्फ उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला बल्कि भारत रत्न भी मिला। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया हुआ, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर जेसी बोस, डॉक्टर जेसी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉक्टर सीवी रमन। तो देखिए यहाँ पे ये सवाल तो चलिए पिछले वर्ष का है तो पूछ लिया गया, वर्तमान में 2024 में नोबेल प्राइज किसी न किसी व्यक्ति को तो मिला होगा, भारत रत्न किसी न किसी को तो मिला होगा। तो आप इन सभी चीज़ को जब कवर कीजिएगा तो फिर क्या होगा, ये आसानी से आपका ये सेक्शन हो जाने वाला है, ठीक है। जैसे 2024 का है तो 2024 का आपको क्या करना पड़ेगा, नोबेल प्राइज किन किन व्यक्ति को मिला है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, भारत रत्न किन को मिला है ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वैसे आप जब करंट अफेयर का सीरीज फॉलो कीजिए तो उसमें मैं एक एक टॉपिक पे विस्तार से, ठीक है, बताया हूँ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ डिस्पैरिटी। तो इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है यूरोप। यूरोप देखिए, यूरोप जो है आपको आधुनिक काल का जो समय था उस समय में आप देखिएगा वहाँ पे बहुत सारा क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था, बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा था। वार्सा का संधि हुआ, फिर जाके कहीं वहाँ पे शांति धीरे धीरे स्थापित होना चालू हुआ, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कवर किया जाएगा, तो वहाँ से आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमंग द फ्लोइंग इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ, यानी कि भारत इनमें से किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो इसमें देखिए यदि आप एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिएगा तो नन ऑफ द अबव को अभी फ़िलहाल रहने देते हैं। यदि टॉय का बात कीजिएगा, खिलौना, तो खिलौना में हम compete नहीं कर पाते, हम इन द सेंस इंडिया, ठीक है। क्यों compete नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चाइना जानते हैं ये मॉन्स्टर है, बिल्कुल प्रोडक्शन करने में क्या है, बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो खिलौना में तो हम उससे compete नहीं कर पाते हैं।
यदि ग्रेनाइट के बारे में आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मगर ये एक सेक्शन जो है टेक्सटाइल, तो इस पे हम विचार कर सकते हैं, इसलिए कि इस क्षेत्र में हमारा ज़्यादा कंपटीटर नहीं है। एक तो आपको बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है, और दूसरा कौन है, वियतनाम, ठीक, और तीसरा हम खुद है कौन, इंडिया। तो देखिए अभी बांग्लादेश में आपको पता है कि जब से क्या होता है, शेख हसीना जी का गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया गया है, तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ का आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया है। वियतनाम जो है तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत समस्या चल रहा है। तो यदि हम करंट अफेयर पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे कि किस देश के साथ क्या समस्या चल रहा है, और तब क्या होगा कि आंसर करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एंशियंट नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड इज सैंडविच आइलैंड। सैंडविच समझते हैं, सैंडविच जो खाते होंगे, एक ये बड़ा पाव है और एक नीचे बड़ा पाव है, इसके बीच में कुछ टिक्की वगैरह रखा रहता है, तो ये क्या हो गया, सैंडविच हो गया, ठीक है। तो प्राचीन काल में किस आइलैंड को, किस द्वीप को, ठीक है, क्या कहा जाता था, सैंडविच। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हवाई आइलैंड। जैसे देखिए फिजी है, ग्रीनलैंड है, तुलुवा है, तो आपको ये सारा चीज़ का क्या मिलेगा, जिसका जितना भी कैपिटल होगा, ठीक है, राजधानी होगा, करेंसी होगा, इसके यदि वहाँ पे संसदीय व्यवस्था में यदि प्रधानमंत्री होंगे तो वो मिल जाएंगे, राष्ट्रपति होंगे तो वो मिल जाए। तो मैं इस प्रकार के आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा ताकि आपको क्या हो, करंट अफेयर से या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन क्या होगा, छूट नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, which is the only continent through which the tropic of cancer equator tropic of capricorn passes। देखिए सवाल का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे सवाल का जवाब देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा सोर्स क्या होना चाहिए, हम तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप मैप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ से किस किस देशों से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है, कर्क रेखा गुजरता है या फिर मध्य रेखा गुजरता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या किया जाएगा, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें कवर कर लिया जाएगा। और बहुत जल्दी क्या होता है, इसमें बिहार दरोगा का जो तैयारी करवा रहे हैं तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री हम चालू करने वाले हैं, तो आप वहाँ से चाहिए तो कवर कर लिया, नहीं तो आपको कांस्टेबल वाला में तो आपको प्रॉपर मिलेगा ही, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है, अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें क्या है कि आपको ये तीनों रेखा क्या होता है, पास करता है, ठीक। नेक्स्ट आइए, और देखिए जैसे जैसे आप क्या करेंगे, वर्ल्ड मैप करेंगे ना, एक एक क्या होगा, महाद्वीप कीजिएगा तो कंट्री जो है धीरे धीरे बार बार आप देखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, मानचित्र के तहत आपको क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद याद हो जाएगा, ठीक। तो फिर इतना परेशानी। और देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं, वर्ल्ड मैप से कितना सारा सवाल पूछा जा रहा है, ये सारा का सारा किस में आ जाता है, ये सारा का सारा क्या है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, ठीक है, भूगोल का सेक्शन है, भूगोल का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फ्लोइंग, लैंड ऑफ द शाइनिंग सन। तो सूर्य के चमकने का भूमि किसको कहा जाता है। यदि थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो नहीं कुछ समझ में आएगा तो एक कंट्री का तो आदमी को नाम याद आ ही सकता है, वो कौन है, जापान, ठीक है, कौन है, जापान। उसके बाद कौन है, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। मिडनाइट सन देखिए आप यदि टूर एंड ट्रेवल वीडियो वगैरह देखते होंगे तो उसमें आपको लोग दिखाते रहते हैं कि यदि अमेरिका गए तो वहाँ पे नाइट में कैसा व्यू है, डे में कैसा व्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार का यदि कोई वीडियो देखता होगा तो उसको इस चीज़ का मालूम होगा। यदि नहीं भी होगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा, तैयारी करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। तो देखिए नॉर्वे है, नॉर्वे यदि आपको कभी जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि रात में ना अरोरा नज़र आता है, आसमान में दिखाई देगा कि बिल्कुल रंगीन सा रोशनी चल रहा है, जैसे कि रोशनी का क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड का नॉर्वे। तीसरा क्या है, लैंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेक। देखिए ये सब सारा चीज़ आपको ज्योग्राफी में आने वाला है, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, लैंड्स ऑफ थाउजेंड लेक
यानी कि हजारों झील का भूमि किसको कहा जाता है? तो हजारों झील का भूमि किसको कहा जाता है? फिनलैंड का। फिनलैंड आपको यूरोप में आ जाता है। तो वर्ल्ड मैप जब पढ़िएगा तो ये सारा कंट्री उसमें कवर कर लिया जाएगा। और लास्ट में क्या है? द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। हिंदी में यदि बोले तो ठनका वगैरह का नाम आप सुनते होंगे। तो ये किस वाले क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको ये कोरिया में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का बात आया, राज्य व्यवस्था का बात। तो राज्य व्यवस्था का अभी सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा में। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके, और नोट्स बहुत क्रिस्पी है तो उसमें ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। और वहाँ पे बहुत क्लियर कट में पढ़ाए हुए हैं ताकि इस प्रकार का क्या हो, सवाल आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो कह रहा हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब। भारत का जो संविधान है वो भारत को किस प्रकार व्याख्या करता है। जैसे ही आप संविधान के निर्माण के बाद भाग 1 पे आइएगा, देखिए भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है। जैसे भाग 1 पे आइएगा तो उसमें अनुच्छेद 1 दिया हुआ। ठीक है, और हम कवर भी किए हैं। तो अनुच्छेद 1 है, उसमें बोला गया है कि इंडिया क्या होगा। इंडिया के बारे में क्या बोला गया अनुच्छेद 1 के बारे में? कि ये यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया? कि भारत जो है किसी राज्य के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। ठीक है, किसी प्रकार का समझौता नहीं किया कि आज आपको मन है तो आज मेरे साथ हैं, कल मन होगा तो आप खुद को ये डिक्लेयर कर दीजिएगा कि हम आज़ाद हो गए। तो ऐसा नहीं होने वाला। जो एक बार भारत संघ में शामिल हो गया तो वो किसी भी प्रकार से क्या होगा, भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? इन व्हिच ईयर वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। यानी कि सूचना का अधिकार जो है किस वर्ष क्या किया गया, लागू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 जून 2005। देखिए जब आप फंडामेंटल राइट पढ़िएगा, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, तो वहाँ पे ये सारा का सारा एक एक टॉपिक आपको कवर किया गया है और कवर किया जाएगा। ठीक, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन किस वक्त लागू किया गया? 15 जून 2005 को। ठीक, नेक्स्ट क्या है? आफ्टर द जनरल इलेक्शन, यानी कि जब समान, जैसे अभी क्या हुआ है कि 18वीं लोकसभा चुनाव का हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था पिछले वर्ष 2024 में, जून के महीने में। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। तो जब चुनाव हुआ तो चुनाव होने से पूर्व क्या होता है कि जो सरकार रहता है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और फिर जब नया सरकार बनता है तो उस वक्त क्या होता है, जो वहाँ के लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर, उनका चुनाव नहीं हुआ रहता है। तो इन लोगों को शपथ कौन दिलवाएगा? तो इन लोगों को शपथ दिलवाने के लिए क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा तत्कालीन यानी कि अस्थाई लोकसभा के अध्यक्ष क्या किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रो टेम स्पीकर। ठीक है, तो ये किनके द्वारा चुना जाता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? हु हैड गिवन द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए जब मेरा आपको क्या नाम है, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाए हैं, तो उसमें पहला जो वीडियो है तो उसमें ही हम आपको एम.एन. रॉय के बारे में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, एम.एन. रॉय के बारे में पढ़ाए हुए हैं कि 1934 में पहली बार क्या किया जाता है, इनके द्वारा ही डिमांड किया जाता है कि भारत का भी क्या हो, एक अपना संविधान हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. रॉय। तो इस प्रकार का जो भी आपको MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहु विकल्पीय क्वेश्चन, तो ये सारा का सारा आपको हो जाएगा। आप यदि इन सभी चीज़ को क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ठीक है,
और बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत आसान और कम शब्दों में, और वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मुश्किल से मुश्किल वीडियो आपको 30 मिनट का होगा। हार्डली ही कोई वीडियो है जो 40 मिनट का, 40 मिनट का वीडियो शायद ही कोई होगा, ठीक है। 30 मिनट का, और उसमें इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आधा घंटा आप दीजिएगा तो ये वाला सेक्शन जो है राज्य व्यवस्था वाला बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कौन क्या है, 13वां नंबर, कि इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द फंडामेंटल ड्यूटी इंश्रीड, यानी कि क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान जो है तो उसमें मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस पार्ट में समाहित है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य का बात कीजिए, देखिए भारत का संविधान के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं क्या, कि 22 भागों में विभाजित है, ठीक है। तो 22 भागों में विभाजित है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या आता, अभी जो आप संघ और राज्य के बारे में पढ़ें, अभी क्वेश्चन किया ना, तो पहला में तो ये आ जाता है, जब दूसरा में आइएगा तो इसमें नागरिकता आ जाता है, ठीक है। जब तीसरा में आएंगे तो इसमें क्या आ जाता है, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, और चौथा में आइएगा तो क्या आ जाता है, डीपीएसपी यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और जब नेक्स्ट में आप आइएगा ना, ठीक है, तो नेक्स्ट में आएगा तो 4A हो जाता है, ठीक है। 4 उसमें सिर्फ एक सिंगल आर्टिकल, एक सिंगल अनुच्छेद है, कितना है, 51, ठीक है। तो 4A जोड़ा गया है, तो उसी में आपको क्या था, मौलिक कर्तव्य के बारे में जिक्र किया गया है, उसी में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर, संविधान क्या करता है, शक्ति देता है, सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल सब ऑर्डिनेट कोर्ट टू द हाई कोर्ट, जो राज्य में जो न्यायालय होते हैं तो उनको भारतीय संविधान के द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि आप उनकी जो गतिविधि है, यदि आवश्यकता पड़ता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो ये राइट दिया गया है आपको अनुच्छेद 227 के तहत, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल 227। तो देखिए जब आप पढ़िएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, तो वहाँ पे ये सारा चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे आर्टिकल, देखिए पहला क्या है, आर्टिकल 226, तो आर्टिकल 226 क्या आ जाता है, कि जब आप फंडामेंटल राइट पढ़िएगा, FR पढ़िएगा, मौलिक कर्तव्य पढ़िएगा, तो उसमें आपको एक आर्टिकल है आर्टिकल 32, तो ये क्या है, रिमेडी है, ये आपको हक देता है कि आपका यदि मौलिक अधिकार का क्या हो, हनन हो, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम हाई कोर्ट जाएं, तो हाई कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी कीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन क्या होगा, निश्चित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, देखिए सवाल का जवाब यहाँ पे देना ज़्यादा जरूरी नहीं है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका क्या होना चाहिए, कि अप्रोच कैसा हो, ताकि एग्ज़ाम हॉल में तो आपके टीचर नहीं रहेंगे, आपके नोट्स नहीं रहेंगे, एग्ज़ाम हॉल में तो आप ही रहेंगे, तो आपका अप्रोच कैसा हो कि वहाँ पे आप क्या कर सकें, आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकें। तो सवाल आता है कि राज्यसभा, तो एक छोटा सा जनरल बात करते हैं, कि जैसे देखिए 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी जो पार्टी है, NDA उनका सरकार बना, ठीक है, और कांग्रेस था तो वो क्या हुए, विपक्ष में आए। तो ये सब व्यक्ति जो चुनाव लड़े, तो ये लोग चुन के कहाँ गए, लोकसभा में गए या फिर राज्यसभा में गए, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, तो स्वाभाविक बात ये व्यक्ति सारे के सारे कहाँ गए, लोकसभा में। तो अब बात आ जाता है राज्यसभा में, तो क्या ये लोकसभा के व्यक्ति राज्यसभा में आके बैठेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो जब ये नहीं बैठेंगे तो लोकसभा यदि कहीं पे यदि दिया होगा, तो हम तो लोकसभा को पहले क्या कर देंगे, कट कर देंगे, कर दिए। दूसरा क्या है, द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाता। तो आप विचार करके बताइए कि आप कभी वोट दिए हैं कि राज्यसभा का मेंबर आपको चुनना है, यदि वोट 18 साल के तो बिल्कुल हो ही गएंगे, तो सोचिए राज्यसभा के सांसद को चुनने के लिए कभी आप वोट दिए हैं,
नहीं दिए हैं। तो राज्यसभा का नाम यदि दिया जाएगा तो यदि लोगों के बारे में कहा जाए कि लोग डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं अपने मतों से, तो लोग आएगा नहीं आएगा। तो अब क्या आ जाता है कि दी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा से चुना गया व्यक्ति। तो हाँ, ये संभावना बन रहा है। और उसके बाद क्या है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए आप लोग यदि ग्रेजुएशन किए होंगे तो, या फिर जो आपके बड़े किए होंगे, या फिर भविष्य में आप कीजिएगा, तो क्या होता है ना, एमएलसी का चुनाव होता है, ठीक है। तो एमएलसी के चुनाव में जो छात्र होते हैं ना, जो ग्रेजुएशन किए होते हैं, स्नातक, तो उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो ये वाला क्षेत्र ये तो नहीं आने वाला है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बच कौन जाता है, ये विधानसभा वाला। तो ये विधानसभा वाला जो है ना, 1 नंबर का, तो यही व्यक्ति लोग चुन के जाते हैं वहाँ पे। और देखिए राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अभी वर्तमान में मुर्मू जी हैं, उनको राइट है, उनके पास अथॉरिटी है कि वो 12 लोगों को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अप्रोच होगा तो डेफिनेटली है कि आपका सवाल छूटने वाला नहीं है, निश्चित रूप से होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया। देखिए विचार करना है, सोचना है। सुप्रीम कोर्ट तो 1 नंबर पे है, आंसर भी सुप्रीम कोर्ट है, मगर थिंक कीजिए, जो आप विचार कीजिए कि जो ग्राम पंचायत, जो पंचायत लेवल पे होगा, जो ज़मीनी स्तर पे है, जो सबसे निचली स्तर पे है, यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो क्या उनको राइट होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी केस को हाई कोर्ट में भेजवा दे या फिर जिला के कोर्ट में भेजवा दे, होगा? तो नहीं। तो 4 नंबर तो नहीं होने वाला है। लोकल कोर्ट, क्या लोकल कोर्ट को राइट है कि हाई कोर्ट से किसी केस को मंगवा ले और वो खुद जजमेंट दे दे? तो 3 नंबर भी नहीं होने वाला। अब हाई कोर्ट का बात करते हैं। हाई कोर्ट तो बड़ा सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर क्या है, इनका सुप्रिटेंडेंस है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई केस मंगवा सकता है या उनके किसी केस पे जजमेंट दे दे और जिसको क्या हो, सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए बाध्य हो जाता है, ऐसा होगा? तो नहीं। तो हाई कोर्ट भी नहीं कंसीडर किया जाता। तब बच कौन जाता है, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है, उसमें सबसे उच्च स्थान पे कौन है, वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कीजिएगा तो सवाल आपको बिल्कुल, देखिए आंख बंद करके सिर्फ क्या करना है, आंसर के पीछे दीवाने की तरह भागिएगा तो फिर समस्या हो जाएगा। थ्योरी जब तक आप नहीं जानिएगा तो फिर बैठ के चाहे आप जितना एमसीक्यू लगा लीजिए, जितना सेट लगा लीजिए, वहाँ पे समस्या होगा, क्योंकि आपको थ्योरी पता ही नहीं रहेगा। अब हो सकता है उसी टॉपिक से कोई अन्य सवाल पूछ दे, आप पढ़े नहीं रहेंगे तो वहाँ पे बनने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। पूछ रहा है कि जो स्थानीय सरकार होता है, जैसे कि गांव में मुखिया सरपंच वाला चुनाव सब जो होता है, नगर पंचायत का जो, तो फिर ये सब स्थानीय क्या है, सरकार है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें क्या खामियां हैं। तो पहला है कि इलेक्शन ऑफ द ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। कह रहा है कि यहाँ पे चुनाव जो है ना, वो बराबर नहीं होता है, ठीक। दूसरा है मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू लोकल गवर्नमेंट। देखिए जो बहुत सारा राज्य जो है वो स्थानीय सरकार को बहुत ज़्यादा क्या किए हैं, विषय नहीं दिए हैं। देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्ति का बात आएगा तो शक्ति वास्तव में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। शक्ति का तात्पर्य सिर्फ ये है कि किस किस विषय पे किसको काम करने का अधिकार है, ठीक है। यदि लॉ एंड ऑर्डर का बात कीजिएगा तो पुलिस आ जाता है राज्य सरकार के पास, ठीक है। यदि आर्मी है तो बॉर्डर का रक्षा करना है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, केंद्र सरकार के पास, ठीक है। तो वही कह रहा है कि क्या जो राज्य सरकार है वो स्थानीय सरकार को ज़्यादा शक्ति नहीं दी, यानी कि ज़्यादा विषय पे काम करने के लिए नहीं दिए? तो ऐसा नहीं है, इनको दिया गया है, ठीक है। इनको अलग अलग विषय पे काम करने के लिए दिया गया, तो ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट लैक एडिक्यूट रिसोर्स। ये होता है कि बहुत सारा स्थानीय सरकार है, उनको क्या होता है, कई बार संसाधनों का, धन का कमी होता है, तो जो वो योजना परियोजना लागू करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो ये भी ठीक है, मगर इसका आंसर क्या होगा, द इलेक्शन ऑफ ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली,
ठीक है, यानी कि उनका चुनाव जो समय काल है तो उस पर नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि ए स्टडी इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई इज टर्म एज। आपको जब अर्थशास्त्र पढ़िएगा, ठीक है, तो अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे मनी के बारे में, ठीक है, हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में कि आरबीआई का काम क्या होता है। ठीक है, यदि सब मार्केट में क्या हो, मुद्रास्फीति हो जाए यानी कि महंगाई आ जाए तो आरबीआई क्या करेगा, क्या पैसे को ज़्यादा बाज़ार में छोड़ेगा या फिर पैसे को बाज़ार से सोख लेगा। तो ये सारा चीज़ आपको आप किस में पढ़िएगा, अर्थशास्त्र में पढ़िएगा। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन एक चैप्टर है, ठीक है, मुद्रास्फीति, तो वहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए जब क्या होता है ना कि धीरे धीरे किसी वस्तु के कीमतों में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। ठीक है, तो जो मांग होता है ना, एग्रीगेटेड डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेटेड, तो मांग जो होता है यदि वो कम हो जाए तो क्या होगा कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपके पास मान के चलिए कि 1000 रुपया, मेरे पास 100 रुपया है, हम दोनों को गए पेप्सी लेने के लिए, अब एक ही पीस है, आप बोल रहे हैं कि 1000 देंगे, हम बोल रहे हैं 100 रुपया देंगे। अब दुकानदार क्या करेगा, आपको दे देगा, हमको नहीं देगा। तो ऐसे करके क्या होगा, महंगाई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following does not form a part of current account balance, current account balance ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी। तो बीओपी हम लोग कहाँ पढ़ने वाले, जब हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एक सेक्शन है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, जिसको आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम से जानते होंगे, यानी कि आयात, ठीक है, और निर्यात। तो हम इसमें पढ़ेंगे बीओपी, बीओपी में बहुत सारी चीज़ कवर करेंगे, जैसे कि क्या करेंगे, एफडीआई क्या होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, क्या होता है, उसके बाद हम पीओआई पढ़ेंगे और बहुत सारा चीज़ है। ठीक, तो इसमें बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कैपिटल, रेसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, ट्रेड डेफिसिएट। ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार, डेफिसिएट मतलब क्या होता है, कमी। तो ट्रेड डेफिसिएट रेफर टू द सिचुएशन वेयर एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज लेस देन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। देखिए इसको हम आपको एक एग्जांपल के तहत समझाते हैं कि भारत 2024 का जो आपको हम GTRI का रिपोर्ट बताएंगे। देखिए करंट अफेयर इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, आप मेरा करंट अफेयर सीरीज फॉलो कीजिए, तो इस प्रकार का जो भी सवाल है आपको एक भी सवाल छूटने वाला नहीं। ठीक है, तो GTIR का रिपोर्ट जो है तो उसमें बताया क्या गया कि इंडिया और चाइना का जो क्या है व्यापारिक साझेदारी है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदारी कौन है, ये चाइना है, और इसका लगभग $118 यानी कि 118 बिलियन डॉलर यानी कि ₹1, यदि अमेरिका का $1 का बात कीजिएगा तो $1 अमेरिका का भारत के लगभग 80 रुपये के आसपास है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से सोच लीजिए कि 18 बिलियन यानी कि अरब में, ठीक है, उतना अरब डॉलर का व्यापार भारत का चाइना के साथ हुआ। तो चाइना भारत को ज़्यादा सामान बेच पाता है, ठीक है, और हम उसको कम सामान बेच पाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, हमको नुकसान होता है, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो उसके पास ज़्यादा चला जाता है, उसका कम आता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि व्यापार असंतुलन हमारा हो जाता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज लेस देन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड। ठीक है, ट्रेड डेफिसिएट जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड यानी कि आप सामान दूसरे को क्या कर रहे हैं, कम भेज रहे हैं और उनसे ज़्यादा सामान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए चाइना के साथ इतना सारा वाद विवाद हम लोग का होता रहता है, डोकलाम
क्राइसिस हुआ, इसके बावजूद भी देखिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन है? चाइना है। तो करंट अफेयर जब आप पढ़िएगा, रिपोर्ट्स वगैरह पढ़िएगा, तो देखिए हर चीज़ को याद करना इम्पॉसिबल है। आप करंट अफेयर पढ़िए, उसको जब पूरा विश्लेषण से पढ़िएगा तो आप खुद डिसाइड कर पाइएगा कि इस प्रकार जो सवाल पूछा जाता है तो इसका आंसर कैसे देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द बेस रेट। द बेस रेट is the rate below which no bank can allow their lending to anyone who set up his बेस रेट फॉर बैंक। देखिए बैंक जो है उसके पास तो आप देखते होंगे कि बहुत सारा धन है, तो ऐसा नहीं बैंक कोई कुबेर का खजाना नहीं कि उसके पास भारत आरबीआई की तरफ पैसा छापने का मशीन है। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, उसको भी जब पैसा की जरूरत पड़ता है तो क्या करता है, बाजार से वो भी क्या करता है, कर्जा लेता है, बोरो करता है, और उस पर उसको भी कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बेस रेट है, ठीक है, बेस रेट इज द रेट बिलो व्हिच नो बैंक कैन अलाउ देयर लेंडिंग। यदि मान के चलिए कि आपके पास बैंक एक्स है, मेरे पास बैंक वाई है, और ना आपको कोई कहने वाला ना हमको कोई कहने वाला, हम क्या करेंगे कि किसी को लोन दिए, बोले कि 100 रुपया तुमको लोन दे रहे हैं, बदले में एक महीना में हमको 10 रुपया एक्स्ट्रा, यानी कि 110 रुपया चाहिए। आपके पास अरबों खरबों रुपया है, आप क्या बोले कि 100 रुपया हम लोन दे रहे हैं, तुम हमको ज़्यादा नहीं 1 रुपया देना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मेरा बैंक तो चौपट हो जाएगा और आपका बैंक काम करेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, एक समय आएगा कि बाजार में जितना भी कम पैसा वाला आदमी होगा उस सबका बैंक बर्बाद हो जाएगा और आप पूरे बाजार में अकेले राज कीजिएगा। तो इस प्रकार का क्या हो, मोनोपोली न हो, किसी का मनमानी न हो, तो क्या करना है कि आरबीआई उसके लिए गाइडलाइन सेट करता है कि इस गाइडलाइन को आप फॉलो कीजिएगा, तभी आप क्या कर पाइएगा, पैसे को उधार लगा पाइएगा, अन्यथा क्या होगा कि आप नहीं लगाइएगा, और यदि करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और हो सकता है कि पैसे के रूप में आपको क्या करे, आपको पेनल्टी भी लगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा गाइडलाइन दिया गया हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये गाइडलाइन दिया गया हुआ है। ठीक है, तो उससे कम पे क्या कीजिएगा, आप लेंडिंग नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन इंडिया व्हिच बैंक इंस्टीट्यूशन हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। कहता है भारत में कि कौन सा बैंक है जिसका क्या है कि जो कृषि वाला क्षेत्र है, ठीक है, किसान से संबंधित है या व्यापारी से भी संबंधित है, जो कृषि से संबंधित है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा, या कृषि से संबंधित क्या, जैसे कि हम गेहूं उत्पादन किए, अब मेरे पास मेरे घर में रखने का जगह नहीं है, तो किसी के पास कोल्ड स्टोरेज है, बफर स्टॉक है, तो हम क्या करेंगे, उसके पास जाके जमा कर देंगे। ठीक है, बदले में वो हमसे कुछ चार्ज करेगा। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा कौन इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कौन है, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, आप जब किसी जब तक आप थ्योरी को आप कवर नहीं कीजिएगा, थ्योरी को कवर नहीं कीजिएगा और आप चाहते हैं कि एमसीक्यू कर लें, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपके पास हज़ारों टेराबाइट का मेमोरी है तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि अब कोई उसी टॉपिक से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से सवाल पूछ जाएगा, फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जब आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़िएगा तो उसमें आपको संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों शरीर के बारे में बताया जाएगा, यानी कि दोनों बॉडी के बारे में बताया जाएगा कि यूपीएससी है, सीबीआई है, ठीक है, उसके बाद क्या है, सीएजी है, कैग है, तो ये सारा किस में आते हैं। ठीक, तो उसमें आपको एक एक चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि भारत का पहला निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे, सुकुमार सेन थे। ठीक है, सुकुमार सेन है। और वर्तमान में कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 2 मिनट रुकिए, फिर से हम वीडियो चालू करते हैं। ओके, देखो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान में है श्री क्या है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, वो 26वें क्या है, 26वें नंबर के क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है आपको कि द इंटरेस्ट बिलो व्हिच ए बैंक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लैंड
कस्टमर इज नोन एज, ठीक है, यानी कि एक जो ब्याज दर जो निर्धारित किया था बैंक के द्वारा, उससे कम पे क्या कर सकता है बैंक, अपने कस्टमर को धन नहीं दे सकता, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेस रेट। अभी कुछ देर पहले आप बेस रेट के बारे में पढ़े हुए थे। जैसे देखिए, प्राइम लेंडिंग रेट क्या है, ठीक है, बैंक रेट क्या है, डिपॉजिट रेट क्या है। तो जब जो आपको हम बैंकिंग पढ़ाएंगे, ठीक है, बैंकिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आरबीआई का कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्शन है, ठीक है। तो उसमें आपको बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारा का सारा सेक्शन आपको क्या किया जाएगा, इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो आप वहाँ से कवर कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको ये सारा प्रीवियस ईयर का सवाल बता रहे हैं, ताकि आपको एक ट्रस्ट बना हो कि आपको जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपके लिए क्या है, ऑथेंटिक है और आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। इन इंडिया द बैंक नबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रिफाइनेंस टू, भारत में जो राष्ट्रीय कृषि, ठीक है, नबार्ड बैंक इन हिंदी, जरा एग्जैक्ट इसका हिंदी देख लीजिए कि क्या है, कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका क्या नाम है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जो है वो क्या करता है, रीफाइनेंस नहीं करता, पुनः क्या करता है, उसको वित्त नहीं देता। तो किसे नहीं देता है, वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को, यानी कि आयात और निर्यात करने के लिए जो बैंक बनाया गया उसको क्या करता है, रीफाइनेंस नबार्ड बैंक नहीं करता है, ठीक है। ये सारा आप बैंकिंग में पढ़िएगा, जब इकोनॉमी का क्लास चलेगा तो उसमें आपको सारा का सारा कवर किया जाएगा, एक एक बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइज। देखिए, कुछ देर पहले आपको बीओपी के बारे में बताए हुए थे कि इंडिया चाइना का रिलेशन व्यापार में कैसा है, ठीक है। तो अनफेवरेबल यानी कि मन चाहा, यानी कि जो विरुद्ध हो, यानी कि अपने पक्ष में नहीं हो। तो ऐसा सिचुएशन भुगतान संतुलन में कब उत्पन्न होता है, तो ये तब होता है व्हेन इम्पोर्ट आर ग्रेटर, जब हम क्या करते हैं, आयात ज़्यादा कर लेते हैं। अब आईफोन यूज करना होगा या फिर आपको हार्ले डेविडसन का बाइक यूज करना होगा, तो दमभर या फिर टेस्ला का कार मंगवाइए। और भारत में यदि टाटा का बन रहा आपको वो नहीं पसंद आता है, ठीक है, आप रॉयल रेसी मंगवा लीजिए। तो इस प्रकार का जो अब वाहन वगैरह आएगा तो स्वाभाविक है वहाँ पे हेवी अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वहाँ पे अनबैलेंस वो हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे भारत में अभी आप देखिएगा तो मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन जो है आपको या तो फिर चाइना का है, साउथ कोरिया का सैमसंग है, अमेरिका का आईफोन है, ठीक है। इन्फिनिक्स जो है वो शायद BMW कार जो बनाती है उस कंपनी का। तो भारत का अपना मोबाइल ब्रांडिंग उतना नहीं स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी आपका क्या होगा, इंपोर्ट यानी कि आप आयात ज़्यादा कीजिएगा तो स्वाभाविक है आपका क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा, वो असंतुलन हो जाएगा। नेक्स्ट है ए जनरल ऑफ एनी आर्मी वांट्स टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर from 36,562 soldier. After the arrangement, some soldiers were left. How many soldiers were left? तो ये तो भाई साहब गणित का सवाल है, तो गणित का सवाल अभी रहने दीजिए, इसका हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। हम अभी क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं जीएस का, ठीक है। जीएस का सारा सेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करवाएंगे, रीजनिंग का और मैथ का हम सेपरेट बना के देंगे, ठीक है। ये आपको रीजनिंग से आ जाएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये सारा रीजनिंग का है। एक बार हम लोग क्या था, जीएस का पहले सारा एक ये साइंस से है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन ए हाउस आर कनेक्टेड, साइंस से है ये सारा। ये किस चीज़ से है, एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली, ये भी साइंस से है। which of the following was found
डेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ये फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे। तो इनके द्वारा क्या चीज़, इनमें से किसका स्थापना किया गया? लैंड होल्डर सोसाइटी का किया गया, या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का, या पूना सार्वजनिक सभा का? जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आपको परसों से ही चालू होने वाला है बिहार दरोगा में, तो वहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। नहीं तो बिहार कांस्टेबल में तो आपको एक एक वीडियो एक एक टॉपिक पे मिलने वाला है। 60 डेज का आपको हम प्लान ऑलरेडी दे दिए हैं, तो वीडियो में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसी हिसाब से आपका क्लास चलने वाला है, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या किए? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का क्या किए? स्थापना किए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। देखिए आपको एक बात बताते हैं कि 2-3 पर्सनालिटी आधुनिक भारत में, ठीक है, 2-3 पर्सनालिटी ऐसे थे जैसे कि महात्मा गांधी, ठीक है, ज्योतिबा राव फुल्ले, BR अम्बेडकर। तो ये जो कुछ व्यक्ति थे, और भी अन्य भी व्यक्ति थे, मगर इन लोगों का ज़्यादा झुकाव था जो समाज के जो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति थे, जैसे कि वर्तमान में आप SC जानते होंगे, ST जानते होंगे, ठीक है। तो ये लोग जो है, तो समाज में जो मुख्य धारा है, ठीक है, उससे कटे हुए थे। तो इनका भी यदि सर्वांगीण विकास हो जाए तो क्या होगा कि राष्ट्र के विकास में ये भी सहयोग देंगे। तो इन लोगों का भी क्या हो, उत्थान हो, ठीक है, इनका भी जीवन अच्छा हो। तो इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए BR अम्बेडकर साहब, ठीक है, महात्मा गांधी, ज्योतिबा राव फुल्ले, तो ये लोगों का प्रयास जो है ना कुछ ज़्यादा था, इन लोगों का इस चीज़ में भागीदारी ज़्यादा था, ठीक। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप इन लोगों को यदि टारगेट करते हैं, मतलब ऑप्शन में ये रहता है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सही होने का क्या हो जाता है, संभावना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, BR अम्बेडकर। क्योंकि BR अम्बेडकर के बारे में आप जानते भी होंगे कि हिंदू धर्म में उनको लगता था कि ज़्यादा समस्या है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या किए कि इन सभी चीज़ से निपटने के लिए वो धर्म का भी क्या कर लिए, स्वयं का धर्म का परिवर्तन कर लिए, ठीक है। वो बौद्ध को बाद में क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम वेयर इज द फ्रेज सत्यमेव जयते टेकन। यानी कि ये जो कथन दिया गया है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? आप जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िएगा, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िएगा, और उसमें जब आप ये क्लास कीजिएगा सोर्स, यानी कि प्राचीन भारत का स्रोत के बारे में पढ़िएगा, तो वहाँ आपको ये क्या होगा, मुंडक उपनिषद के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ वहीं से लिया गया, जैसे दी वेदास है, तो प्रॉपर आपको वैदिक काल पीरियड है उसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में, बौद्ध के बारे में, जैन के बारे में, ठीक है, महाजनपद काल, हर्यक वंश, शिशुनाग, ऐसे करते हुए मौर्य, गुप्त के बाद पुष्यभूति थी। ये सारा का सारा सेक्शन आपको क्या किया कवर किया जाएगा। देखिए बिहार दरोगा का जो सीरीज अभी चल रहा है, तो उसमें प्राचीन भारत हम कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप चाहिएगा तो वहाँ से भी जाके आप क्या कर लीजिएगा कि इस सेक्शन को कवर कर लीजिए। और यदि नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आपको जो क्लास मिलने वाला तो उसमें क्या किया जाएगा, टॉपिक वाइज जो भी प्रीवियस ईयर में आपको सवाल पूछा गया उस टॉपिक से, वो सारा का सारा MCQ आपको इंक्लूड किया जाएगा, ताकि आपको क्या हो, प्रैक्टिस करने में आसान हो और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एट्रीब्यूटेड टू सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नाम जब भी सुनते होंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात याद आता होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ठीक है। आप ट्रेन वगैरह में जब सफ़र करते होंगे, ठीक है, ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो कहीं साइड जब जो गेट में आप जब ट्रेन में आप चढ़ते हैं तो उस वो जो छोटा सा गली जो बना हुआ रहता है, वहाँ पे कभी कभी देखिएगा वहाँ पे एक क्या रहता है, एक साइन बोर्ड चिपका हुआ रहता है, हिंद है हम, ठीक है, हिंद है हम। तो इस प्रकार का क्या किया रहता है वहाँ पे साइन बोर्ड
चिपका हुआ रहता है, उस पे देखिएगा, कभी आप गौर से कीजिए, पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इनके द्वारा कौन सा स्लोगन दिया गया हुआ था? जय हिंद। क्या दिया गया था? जय हिंद। यदि आपसे पूछ दे कि जय जवान जय किसान कौन दिया है, वंदे मातरम कौन दिया है, इनकलाब जिंदाबाद कौन दिया है, तो ये जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िएगा, ठीक है, तो आधुनिक भारत का इतिहास में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल काल चालू होता है, गांधी जी का जब जो आगमन होता है ना 1915 में, वो साउथ अफ्रीका से जो वापस आते हैं, ठीक है, वास्तव में तो जब बंगाल का विभाजन होता 1905 में, ठीक है, तो कहानी चालू वहीं से हो जाता, मगर वास्तव में देखिएगा जब 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया जाता है, तो वहाँ से बिल्कुल राष्ट्रीय आंदोलन का क्या होता है, समय काल को डिसाइड किया, क्योंकि अंग्रेज से उसके बाद लगातार भारतीय जनता का क्या होता है, लगातार टकराहट होता है, और ये कहानी तब तक चलता है जब तक कि नौसेना क्या होता है, नौसेना तक विरोध कर देता है, और फाइनली अंग्रेज को भारत को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये 1917 वाला काल है, तो वहाँ से चंपारण वाला समय काल से क्या हो जाता है, ये राष्ट्रीय आंदोलन आपको चालू हो जाता है, ठीक है। When did the first ancient Greek Olympic गेम बिगेन, यानी कि प्राचीन काल में, ठीक है, पहला ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? तो देखिए, जब भी आपको ग्रुप डी का या फिर 10th लेवल का या इंटर लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो उसमें प्रथम, बड़ा, छोटा, ठीक है, सबसे छोटा, इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, पहला बांध, या फिर रामसार साइट में पहला क्या था, झील। तो इस प्रकार का छोटा बड़ा जो रहता है, ये सारा का सारा सवाल आपको पूछा जाता है। तो ये वाला सेक्शन आप छोटा बड़ा कीजिएगा, और नहीं भी होगा तो हम कोशिश करेंगे जब भी किसी भी गेम को या किसी भी टॉपिक को पढ़ाएं, तो उसमें फर्स्ट और लास्ट जो भी होंगे तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ताकि आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 776 BC, ठीक। द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड, देखिए कांग्रेस के बारे में ये बोला जाता है कि जो अंग्रेज था A.O. ह्यूम, ठीक है, तो इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये जानबूझकर क्या किया, कांग्रेस का स्थापना किया, किस लिए, ताकि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो व्यक्ति भाग ले रहे थे उनके गतिविधि को जान सके, और क्या करे, अंग्रेज सरकार को वो रिपोर्ट कर सके, ताकि वो क्या कर सके, उनको रोक सके, ठीक है। तो कांग्रेस का क्या किया गया, इसी कारण से 1885 में क्या किया गया, स्थापना किया गया, ठीक। तो द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट, यानी कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ किया गया, ठीक है, तो पहला अधिवेशन आपको बम्बई में किया गया, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ VC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी उस टाइम क्या थे, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र सिटी। देखिए, जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िएगा, प्राचीन भारत का इतिहास, तो जब उसमें मौर्य काल के बारे में पढ़िएगा, तो मौर्य में एक शासक आते हैं अशोक, अशोक के बारे में जब आप पढ़िएगा, ठीक है, अशोक के बारे में पढ़िएगा, आप चंद्रगुप्त के बारे में पढ़िएगा, आप उदयन के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। तो सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा सिटी। तो पाटलिपुत्रा सिटी, देखो इस सवाल का ना, इस सवाल का जो आंसर दिया गया हुआ है इस PDF में, ये मुझे लगता है कि गलत है, ठीक है। इसका क्या है आंसर, ये चंद्रगुप्त क्या है, गलत है, ठीक है। यदि वर्तमान का जो पटना है, ठीक है, वर्तमान का जो पटना है, तो उसका स्थापना का बात कीजिएगा, तो उसका स्थापना तो उदयन किया, जो कि अजात शत्रु का पुत्र था, ठीक है।
इसका हम एक काम करते हैं ना, देखिए इसका इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अभी होल्ड कीजिए, इसको हम कमेंट में आप क्या डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, हम इसको वैसे इसका आंसर दिया चंद्रगुप्त। देखिए ये तो आपको बिहार कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम लेता है, ठीक है, वो संस्था के द्वारा सही किया गया। एक और विवादित सवाल है कि डच जो है, डच क्या हुआ 1600, ठीक है, डच 1632 के आसपास क्या किया गया, पटना में देखा गया। तो अब बीपीएससी के हिसाब से वो सही हो जाता है। तो ठीक है, ये थोड़ा विवादित सवाल है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज द ग्रेट बंगाली स्कॉलर, यानी कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसका क्या किया गया, बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया गया, उसके वैभव को नष्ट कर दिया गया हुआ था। 1206 में क्या हुआ, 1206 ईस्वी में जब जो मोहम्मद गोरी जो था, ठीक है, मोहम्मद गोरी का जब मृत्यु होता है, मोहम्मद गोरी का जब मृत्यु हो जाता है तो फिर कौन आ जाता है, फिर आता है गुलाम वंश। कौन आ जाता है, गुलाम वंश, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी जो था, तो उसके द्वारा क्या किया गया हुआ था, नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का बंगाली स्कॉलर कौन थे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बंगाली स्कॉलर थे, उनका नाम था शीलभद्र। तो शीलभद्र के बारे में आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़िएगा, जब पाल वंश के बारे में पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे इनका जिक्र मिलेगा, ठीक है, ये शीलभद्र। नेक्स्ट है, इन इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फेज, वन हु वॉक इन स्लीप। ये आपको एक जो आपको क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, पर्यायवाची और अनेक शब्द का एक शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, उसके बाद संधि के बाद समास, प्रत्यय। तो ये सब सारा सारा किस में आता है, ये सारा सारा आ जाता है आपको हिंदी के सेक्शन में, ठीक है। देखिए जैसे आइडोम है, तो ये सारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों के सेक्शन में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, तो इनको अभी रहने दीजिए। ए पर्सन हु हेल्प विलिंग विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलुक। देखिए ये कौन अलावर महिला सन, तो ये सारा सारा हिंदी का सेक्शन है, ठीक है। तो इसको अभी स्किप करते हैं। वैसे इसमें आपको देखिए आंसर दिया गया हुआ, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये क्या है, ये साइंस से, द ऑक्सीजन कंटेंट इन इंस्पायर्ड एयर इज कंटेंट, ठीक है, यानी कि जो वायु होता है, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है, 21%। तो ये तो आप जानते होंगे। देखिए ये सब साइंस का क्वेश्चन है, तो ये अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, जब हम साइंस पढ़ाएंगे तो उस सेक्शन में करेंगे, ठीक है। मेरा मेन था कि जीएस का जितना भी सेक्शन है वो हम आपको अभी फ़िलहाल क्या कर दें, करवा दें। ये सारा सारा किस का है, साइंस का सेक्शन है, केग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको इन्वायरमेंट में आ जाएगा, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। साइंस से, केमिस्ट्री से, हाँ। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एस्टेब्लिश, तो महिला, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग
कब स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग कब स्थापित किया गया? 1992 में। ठीक है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट अनाउंस व्हाट परसेंट इंक्रीज इन द प्रधानमंत्री आवास योजना आउटले इन 2023 एंड 24। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है तो उसमें 66% का वृद्धि किया गया। ठीक है। और जैसे किसान जो होते हैं, ठीक है, तो किसान सम्मान निधि योजना जो चलता है तो उसमें क्या किया गया है कि पहले तो 17वीं किस्त दिया गया था, अब 18वीं किस्त दे दिया गया। तो इस प्रकार का जो सवाल है तो आपको ये सारा का सारा करंट अफेयर में कवर किया जाएगा। ठीक है। ए न्यू सेविंग स्कीम फॉर वीमेन विथ ए 7.5% फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर 2 ईयर हैज बीन लॉन्च इन बजट 2023-2024। तो ये सारा का सारा किस में आ जाएगा? करंट अफेयर में आ जाएगा। कि ये कह रहा है कि महिला जो होती है तो उनके द्वारा भी क्या हो, कुछ सेविंग किया जाए, कुछ बचाव किया जाए, तो उस पर सरकार क्या करेगी? 7.5% का ब्याज दर देगी। ठीक है, 2 सालों के लिए। ठीक। और इसका जिक्र कहाँ किया गया था? बजट 2023-2024। तो देखिए अभी जो बजट 2025-26 का आया है तो उसमें कौन कौन योजना दिया गया है तो वो सारा का सारा योजना किस में आ जाएगा? करंट अफेयर में आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। करंट अफेयर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको मैक्सिमम आपको उसमें क्या होगा? सारा सेक्शन कवर हो जाता है। साइंस एंड टेक हो जाता है, इकोनॉमी हो जाता है, पॉलिटी हो जाता है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, संबंध। उसके बाद आपको ज्योग्राफी हो जाता है, हिस्ट्री। जैसे अभी क्या हुआ कुछ दिन पहले तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन जी, तो उनके द्वारा क्या बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है जो कि क्या है? चित्रात्मक है। ठीक है, पिक्टोरियल है, तो उसको पढ़ा नहीं गया है। तो जो भी व्यक्ति यदि उसको क्या करता है? डिकोड कर देता है तो उसको क्या किया जाएगा? 2 मिलियन या 1 मिलियन डॉलर उसको क्या किया जाएगा? उसको इनाम के रूप में दिया जाएगा। तब जिनके पास समय है, जिनको उस चीज़ का समझ है, ठीक है, तो वो यदि क्या कर दे? सिंधु घाटी सभ्यता के उस भाषा को यदि डिकोड कर दे, सामान्य लोगों को बता दे कि उसमें क्या लिखा गया है, तो उनको क्या किया जाएगा? वो इनामी राशि उनको दे दिया जाएगा। ठीक। तो ये क्या है? अभी करंट अफेयर में है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस प्रकार का जो भी टॉपिक रहेगा वो आपको क्या किया जाएगा? वैसा ऐसा ही टॉपिक से आपको सवाल पूछा जाता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एवर रेडियो प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। जैसे कि अभी आप लोग सुनते होंगे डीप सीक, चैट जीपीटी, ठीक है, एआई। लोग कहता है कि अब एआई इंजीनियर का ज़्यादा क्या है? डिमांड है। ठीक है। तो ये चैट जीपीटी जो है क्या है? ये ओपन सोर्स का एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये बिल्कुल मानव की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। यानी कि नेचुरल लैंग्वेज जो होता है, जैसे आप हम बोलते हैं, यदि आप उससे चैट कीजिएगा, आप उससे कुछ पूछिएगा, तो जैसे आप हम सोचते हैं वो उस प्रकार से ही क्या करता है? जवाब देता है। ठीक है। तो एआई बेस्ड पहला क्या हुआ है कि पहला रेडियो कौन सा है? तो ये है रेडियो जीपीटी। अभी आपको बोले थे चैट जीपीटी के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट, यानी कि खेल जो होता है तो खेल में कोई जो उत्कृष्ट उत्कृष्ट उनका क्या हो? प्रदर्शन हो, तो उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। देखिए अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि मनु भाकर है, ठीक है, मनु भाकर है, तो वो क्या था? पिस्टल में क्या की पदक जीती हुई थी, तो उनको क्या किया गया? ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया गया। ठीक है। हरमनप्रीत हैं तो उनको हॉकी के लिए दिया गया। डी गुकेश हैं तो वो शतरंज में विश्व चैंपियन बने तो उनको दिया गया। तो इस प्रकार का जो भी सवाल होता है क्या होता है? आपको करंट अफेयर में रहता है। और ठीक है, और 1 साल का करंट अफेयर यदि आप कर लीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है कि वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हिच ओलंपिक इवेंट द टॉर्च रिले प्रोसेस वाज स्टार्टेड, तो इसका जवाब हो जाएगा 1936
बर्लिन से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच ऐप हैज बीन लॉन्च बाय LIC फॉर न्यू कस्टमर एजेंट एंड इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब क्या हो गया, वो देखो जो बी जो मतलब जो मध्यस्थता करवाने वाले होते हैं ना, जैसे एक्स है वाई है, अब इस दोनों को क्या करना है, इसके पास मान के लो कि पैसा है, ठीक है, इसके पास मान के लो कि चावल है, अब ये पैसा दे के इससे खरीदना चाहता है और ये चावल इसको देगा, इससे पैसा लेगा, मगर इस दोनों को जोड़ने का कोई तरीका नहीं है, ठीक। तो जो बीच जो एक आदमी होगा जो इस दोनों को एक जगह मिलाए, तो यही क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट, मध्यस्थता करने वाले, ठीक है। जैसे शादी विवाह होता है तो कहता है ना कि अगुआ है, तो वो अगुआ क्या करता है कि लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों को क्या करता है, एक जगह मिलाता है, तो ये व्यक्ति जो होता है यही क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आनंद, ऐप का क्या नाम है, आनंद, ठीक है। नेक्स्ट है इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट राव रात भट्टा न्यूक्लियर प्लांट इज सिचुएटेड। देखो भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो 7 से 8 है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक का मैप देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, गुजरात, सॉरी राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, रेड फ्लैग इज द नेम ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए जो युद्धाभ्यास होता है, युद्धाभ्यास से आपको सवाल पूछा ही जाता है, जैसे भारत का अमेरिका के साथ है, सेशेल्स के साथ है, श्रीलंका के साथ है, फ्रांस के साथ है, ब्रिटेन के साथ है, ठीक है, मंगोलिया के साथ है, IMT ट्रिलेड है, ठीक है, इंडिया मोजाम्बिक। तो इस प्रकार का जो भी युद्धाभ्यास होता है, इंडोनेशिया के साथ है, तो इस प्रकार का जो भी युद्धाभ्यास होता है जो करंट में रहेगा वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम करंट अफेयर में कवर कर रहे हैं, आप मेरा करंट अफेयर का सीरीज जाके देखिए, ठीक है, जो बिहार दरोगा के लिए भी चल रहा है, तो उसमें सारा का सारा आपको क्या किया गया है, कवर किया गया। तो इसका आंसर क्या होने वाला है कि रेड फ्लैग किसके साथ किया जाता है, तो USA के साथ किया जाता है, ठीक है, किसके साथ, USA के साथ। नेक्स्ट है कि which इंडियन बॉक्सर won गोल्ड मेडल इन वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024। देखिए गेम से आपको और फिल्म से आपको सवाल क्या किया जाता है, पूछा ही जाता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, निखित जरीन, ये चर्चा में थी, ठीक है। जैसे भारत का भी मनु भाकर के बारे में हम आपको बताएं, मनु भाकर के बारे में बताया, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में, डी गुकेश बहुत ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि ये लोग बहुत कम उम्र के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी करंट अफेयर होगा तो आप मेरा करंट अफेयर सीरीज फॉलो कीजिए, वहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हु डिस्कवर बैक्टीरिया फर्स्ट, तो ये ज्योग्राफी से भी, सॉरी बायोलॉजी से भी हो जाएगा, तो ये कौन है, ये भी ल्यूवेनहॉक, ठीक है। जैसे रॉबर्ट हुक के बारे में, रॉबर्ट हुक है, तब रॉबर्ट हुक यदि मान चलो कि तुम जानता होगा कि सेल का वो क्या था, डिस्कवर किया था कोशिका का, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। लुईस पास्चर के बारे में जानते होगे, तो जब आप जब जानिएगा तभी तो आप एलिमिनेट कीजिएगा, जब जानिएगा नहीं फिर एलिमिनेट कैसे कीजिएगा। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप थ्योरी पे ज़्यादा क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ। यदि आप क्या होते हैं, आप यदि सांसद नहीं हैं तो भी आप मंत्री बन सकते हैं, ठीक है, यदि आप सांसद नहीं है फिर भी मंत्री बन सकते हैं, ठीक। बशर्ते क्या होगा कि आपको एक समय दिया जाएगा कि 6 महीने के अंदर आप क्या हो, आप खुद को साबित कीजिए या फिर कहीं से जीत के आइए एज ए सांसद, ठीक है। और जब सांसद का बात हो तो सांसद से एक चीज़ क्लियर रखना कि सांसद सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है जो लोकसभा में बैठते हैं या जो सिर्फ राज्यसभा में बैठते हैं, सांसद भारत के प्रेसिडेंट भी हैं, भारत के राष्ट्रपति भी सांसद में ही गिने जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब लोकसभा से कोई बिल पारित होता है और राज्यसभा से भी हो जाता है, जब तक प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देंगे, वो अपना हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, कानून नहीं बनेगा। तो इसीलिए भारत का राष्ट्रपति भी क्या है, सांसद में शामिल है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, 6 महीना। यदि आप क्या है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि आप क्या है,
लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, फिर भी आपको क्या किया जाएगा, आपको मंत्री बना दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दी मोरमुगा पोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। देखो, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते हैं, अभी ईरान के साथ 2017 के आसपास है चबाहर बंदरगाह के को लेके भारत के साथ क्या हुआ था, समझौता हुआ था। ठीक है। तो वो ईरान में है, तो इस प्रकार का जो भी बंदरगाह आता है वो क्या होता है, चर्चा में होता है, और चर्चा में रहेगा तो सवाल कन्फर्म पूछेगा। ठीक है। नहा एक, हाँ, एक वधावन क्या है, बंदरगाह है, एक वधावन बंदरगाह है वो, जो कि मुंबई में भी बनाया जा रहा है। ठीक है। तो जो भी इस प्रकार का करंट अफेयर होगा तो ये कहाँ से कवर होगा, ये करंट अफेयर को थ्योरी पढ़ोगे तभी तो कवर होने वाला है, या फिर वन लाइनर आप एक काम कर सकते हैं, बैठ के आप याद करते रहिए। ठीक है। तो मोरगोमो पोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। देखो, जो भी चीज़ चर्चा में रहेगा, भारत से संबंधित रहेगा, भारत को किसी न किसी प्रकार क्या करेगा, प्रभावित करेगा, तभी इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। देखो, जो भी एग्जाम लेने वाला है उसको भी पता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, यदि वो चाह लेगा तो एक भी सवाल नहीं बनने देगा। यदि वो अड़ जाए तो आपको किताब भी दे देगा, आपके पास मोबाइल भी रहेगा, फिर भी आप एक भी सवाल नहीं बना पाइएगा। ठीक है। क्योंकि भाषा वो इस प्रकार का इस्तेमाल करेगा, सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। तो ठीक है, तो उनको पता है कि बच्चे किस स्तर का तैयारी किए होंगे, तो उसी प्रकार का उनसे सवाल पूछा जाएगा। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है जो हर व्यक्ति उस जानकारी को क्या कर सके, आसानी से एक्सेस कर सके। ठीक है। उस तक उनका क्या हो, पहुंच हो जाए। वो किसी भी ओपन सोर्स पे, गूगल पे कर लेंगे, यूट्यूब पे कर लेंगे, किसी टीचर से पढ़ते होंगे, कोई बुक ले लेंगे, प्रतियोगिता दर्पण, द हिंदू, कहीं से भी पढ़ेगा तो क्या होगा, उसको भी वो जानकारी मिलेगा जो हमको मिल रहा है। ठीक, तभी तो फेयर कंपटीशन होगा। नेक्स्ट क्या है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, यानी कि कृषि कर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये है बिहार। कहते हैं बिहार में बहार है तो नीतीश कुमार है। ठीक है। अभी देखो, एक त्योहार ही चल रहा है, अ, क्या कहें, नौकरी का त्यौहार चल रहा है। ठीक है। अभी बिहार सरकार पूरा दिल खोल के वैकेंसी दे रहा है, जिसका जिस भी क्षेत्र में योग्यता पुरता है। ठीक है। चाहे ग्रुप डी का हो या फिर बीपीएससी का, जिसका जहां बनता है वहां पे क्या कीजिए, अप्लाई करते रहिए और लगे रहिए। अभी मौका है, कहीं न कहीं कोई न कोई सेट हो ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 2-3 सवाल बच गया है। वेयर वाज द फर्स्ट ब्रीडिंग साइट ऑफ इंडेंजर इंडियन स्कीमर डिस्कवर्ड। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई जीव जंतु जो होता है, जो बहुत ही दुर्लभ होता है, तो उसको बचाने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, कोशिश किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार का कोई कोई जीव कभी रहता है न्यूज़ में, तो आप क्या कीजिएगा, उस पर नज़र रखिएगा। जैसे कि बिहार में कुछ दिन पहले, देखिए बिहार में आपको डॉल्फिन जो होता है, तो उसके संरक्षण के लिए तो व्यवस्था किया गया हुआ है। ठीक, बिहार में आपको टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि। ठीक, और साथ में बिहार घड़ियाल कंजर्वेशन, गंडक नदी जो है, गंडक नदी, तो वहाँ पे क्या किया गया, घड़ियाल के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया है, योजना लाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कि वो इंडेंजर इंडियन स्कीम डिस्कवर जो किया गया, उसका फर्स्ट ब्रीडिंग कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है विक्रमशिला गेंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार। ठीक है। देखिए, बिहार का एग्जाम है तो बिहार में टाइगर रिजर्व हो, बिहार का पहाड़ हो, बिहार का नदी हो, बिहार का उद्योग हो, यहाँ का मखाना हो, मधुबनी पेंटिंग हो। ठीक है। तो इस पर और यहाँ का जैसे सामा चकेवा भाई बहन का कहते हैं कि पर्व होता है, वो हो, अल्लाह रुदल का जो नाच होता है वो हो। ठीक है। और स्थानीय स्थानीय जगह पे जो मेला होता है, जैसे सोनपुर मेला, पटना से आपको नज़दीक, हाजीपुर से, ठीक है, हाजीपुर से बहुत नज़दीक पड़ता है। पटना में भी यदि आप रहते होंगे तो हाजीपुर जाइएगा,
अब तो पता नहीं भाड़ा ज़्यादा लगता होगा, 20-30 से ज़्यादा लगता होगा। तो आप क्या कीजिएगा, हाजीपुर चले जाइएगा और हाजीपुर से सोनपुर चले जाइए, वहाँ पे शानदार मेला लगता है सोनपुर का, पशु मेला। ठीक, तो इस प्रकार का जो भी चीज़ है जो स्थानीय बिहार से संबंधित है तो आपको जानना चाहिए। जैसे अभी होली गया है, तब इसको हिंदी में फागुन कहते हैं कि कौन महीना कहते हैं, आपको ये जानना चाहिए। ये सब सारा का सारा आपको लिटरली क्या किया जाता, सवाल पूछा जाता। हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को नोटिस नहीं करते रहते हैं। ठीक, और जब एग्जाम हॉल में पूछ देता है तो वहाँ पे दिन में तारा नजर आने लगता रहता है। तो देखिए, अब ये तो विक्रमशिला के बारे में, अभी डॉल्फिन के बारे में हम आपको बता ही दिए। हम बात कर रहे थे क्या चीज़ के बारे में, हम बात कर रहे थे घड़ियाल के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, घड़ियाल के बारे में। ठीक है, घड़ियाल के बारे में। तो ये घड़ियाल संरक्षण की व्यवस्था कहाँ किया गया है, गंडक नदी पे। ठीक है, गंडक नदी पे। ठीक, तो ये याद रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि घड़ियाल संरक्षण। देखिए मेन, यदि आपको इंडिया लेवल पे यदि पूछा जाए, यदि आपको प्रॉपर क्लियर नहीं किया जाएगा, बिहार वर्ड यदि नहीं दिया जाएगा और ऑप्शन में भी आपको ये गंडक नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको चंबल फिर चूज करना पड़ेगा। चंबल को राजस्थान में है। ठीक है, तो वहाँ पे घड़ियाल संरक्षण स्थल है। ठीक, जैसे देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपको बता दें, ये आपको बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए, गेंडा के लिए, वन हॉर्न राइनो। ठीक है, कभी आपको मौका मिलेगा पटना जाने का तो पटना में एक चिड़िया खाना है, संजय, हाँ पटना में एक जू है। ठीक है, तो आप वहाँ जाइएगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होगा, वन हॉर्न राइनो देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे जीरा, बहुत सारा पक्षी है, वो एक तरह से बॉटनिकल है, बॉटनिकल गार्डन है। क्या चीज़ का, जीवों का। ठीक है, जो भी प्राणी जिनका क्या हो, विलुप्त होने का या फिर उसको उस पर खतरा हो, तो क्या किया जाता है, उसको उस स्थान पे जू में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोटीन एंड लिपिड इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए साइंस का है, तो साइंस का मैथ का एक जगह कर देंगे और रीजनिंग का हम अलग कर देंगे। लास्ट सवाल क्या है, द फाइबर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोड एंड कारपेट। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, पॉलीप्रोपिलीन। तो ये सारा आपको किस में आ जाने वाला है, साइंस, साइंस विथ इन्वायरमेंट। जब ये वाला हम सेक्शन करवाएंगे तो इसमें करवाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपको 100 का 100 सवाल। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार हम आपको कवर करवाएंगे। और आपको देखिए हर बार हम रिसोर्स बताए हैं कि एग्जैक्टली सवाल पूछा कहाँ से जाता है और कौन सा सेक्शन कवर करेंगे कि आपका क्या होगा, मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, अब देखिए मैथ का हम सेक्शन अभी नहीं करवाए हैं, साइंस का नहीं करवाए हैं और रीजनिंग का नहीं करवाए हैं। वो इसलिए नहीं करवाए हैं कि उस पर और भी हम चाहते हैं डेडिकेटेड आपको वीडियो दें। और हिंदी रह गया, इंग्लिश रह गया, तो सारा सेक्शन का हम अलग अलग आपको प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, आप वहाँ से जाके क्या कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। और यदि आप 60 दिनों तक मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो ट्रस्ट कीजिएगा कि आपको ये रिटेन वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फी नहीं पेमेंट करना। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए इस तैयारी से जुड़ा हुआ तो हम आपके साथ क्या करेंगे, बने रहेंगे और जहाँ तक संभव होगा आपका साथ देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।